जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के इस अपडेट में हम कुछ ब्रेकिंग डिफेंस अपडेट्स की बात करेंगे जो इस समय डिफेंस के गलियारों से आ रही हैं। आज डीआरडीओ की तरफ से एक अहम जानकारी सामने आई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय वायुसेना की एक ज्वाइंट टीम के साथ मिलकर के एक लॉन्ग रेंज बॉम्ब को टेस्ट किया है जिसको एलआरबी कहा जाता है। हालांकि इसके नाम को लेकर के अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ का ये मानना है कि ये बॉम्ब शॉ हो सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि इस बॉम्ब का नाम गौरव हो सकता है। और ये जो टेस्ट किया गया है ये भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट से किया गया है और इसे आज काफी बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस बात को लेकर के ये भी बताया जा रहा है कि बॉम्ब ने जितने भी ऑब्जेक्ट थे या जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सबको पूरा किया है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो स्पेसिफिक लिमिट्स के अंदर ही थी, यानी जो टेस्ट था वो पूरी तरीके से सफल था। इस बम का इस्तेमाल मुख्य तौर पर एनिमी की जो एयरफील्ड है और जो एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन है, बंकर हैं और जो एम्युनिशन डिपो है उनको तबाह करने के लिए किया जाएगा। जिस समय ये टेस्ट किया जा रहा था तो इस बम को मॉनिटर करने के लिए जो रेंज है वहां पर अलग अलग सेंसर्स को लगाया गया था, जिनमें से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम भी शामिल था। और ये जो टेस्ट हुआ है ये पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया है। इस बम को डेवलप किया है डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत जो कि हैदराबाद में स्थित है, उसके द्वारा इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। और इसमें डीआरडीओ की जो दूसरी लैबोरेटरीज हैं उनका भी कोऑर्डिनेशन शामिल है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए डीआरडीओ को काफ़ी शुभकामनाएं दी हैं और भविष्य में ऐसे और जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी जो है प्रार्थना की है। आपको बता दें कि इसको लेकर के कहा यह जाता है कि ये जो बॉम्ब है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी तक एनिमी के जो टारगेट्स हैं उनको तबाह करने में सक्षम है। ये जो बम बेसिकली है पहले जगुआर से टेस्ट किया गया था और अब इसका जो टेस्ट है वो Su-30 MKI फाइटर जेट से किया गया है। आइए जान लेते हैं अगर ये बॉम्ब शॉ है तो इसकी क्या खासियतें हैं। दोस्तों, अगर ये बॉम्ब शॉ है जिसका टेस्ट किया गया है तो ये एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ ऑटोनोमस एयर टू सरफेस वेपन है जिसका वजन तकरीबन 125 किलो है। वहीं ये अपने साथ 72 किलोग्राम तक के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम होगा। इसकी जो लेंथ है वो 1.85 मीटर की है। एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस और भी दूसरे जो नेविगेशन सिस्टम है उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज को 100 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये जो लॉन्च कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा। बात करें इसके डेवलपमेंटल फ्लाइट टेस्ट की तो इसको कई बार जगुआर डेरिन 2 एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सका है और इसको मुख्यतः एनिमी के एयरफील्ड, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें रनवे, बंकर और फ्यूल डिपोट शामिल हैं, उनको उड़ाने के लिए किया जाएगा। इसका एक नया वेरिएंट डेवलप किया जा रहा है जिसको EO शॉ के नाम से जाना जाएगा, जो उसमें एक अच्छा सीकर और एक आधुनिक सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि उसकी एक्यूरेसी जो है कम और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। अब तक इसके 8 फ्लाइट ट्रायल्स किए गए हैं और अगर ये बॉम्ब शॉ है तो ये इसका 9वां फ्लाइट ट्रायल होगा। फिलहाल आइए जानते हैं अगली अपडेट के बारे में। अपनी अगली अपडेट की बात करें तो ये F-15EX को लेकर के है। दोस्तों, F-15EX के जो डेवलपमेंट ट्रायल्स हैं वो पूरे किए जा चुके हैं और अमेरिकी वायुसेना में इसको शामिल भी कर लिया गया है। इसको लेकर के बोइंग इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स का ये मानना है कि अब बोइंग संक्षेप में एक प्रेजेंटेशन भारत के सामने रखेगा और ये निर्णय तब सामने आया है जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अभी हाल ही में 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद को लेकर के कुछ अहम बातें कही हैं। और शुरू से ही बोइंग इंडिया की तरफ से ये प्रस्ताव भारत के सामने रखा गया था कि F-15 ईगल भारत के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या हम ये कह लें F-15 जो EX है उसमें बोइंग जो उसके आर्मामेंट्स के हवाले से ये कहता है कि ऐसा पहला एयरक्राफ्ट है जो 20 से ज़्यादा जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो लेके उड़ने में सक्षम है। लेकिन भारत इसको लेकर के कितना इंटरेस्टेड है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और जहाँ तक डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात है तो वो ये मानते हैं कि इसका भारतीय वायुसेना में शामिल होना थोड़ा मुश्किल नज़र में आता है, क्योंकि अगर कभी MRFA हमने होता भी है तो वहाँ पर राफेल की जीतने की जो उम्मीदें हैं वो सबसे ज़्यादा देखी गई हैं। लेकिन अब समय के साथ हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस प्रकार बोइंग के प्रयास हैं तो भारतीय वायुसेना उसको कंसीडर भी कर सकती है। लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अभी हाल ही में जब अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर भारत कोई भी प्लेटफॉर्म लेता भी है तो वो कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो ऐसे में उम्मीद इसके शामिल होने की भारतीय वायुसेना में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
दोस्तों, चाइना की वायुसेना किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है ये किसी से छिपा नहीं है। अभी हाल ही में एक अपडेट आई थी कि चाइना अपने ट्विन सीट वेरिएंट J20 का जो है उसको टेस्ट करने वाला है और माना जा रहा था कि उसके जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं वो आने वाले समय में आयोजित किए जाते रहेंगे। चाइना ने अभी हाल ही में अपने J16 के एक नए वेरिएंट का भी टेस्ट किया था, लेकिन आज चाइना की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। चाइना दुनिया का ऐसा पहला देश शायद बन चुका है जिसके पास 5th जनरेशन कैरियर बॉर्न फाइटर है, वो भी डबल इंजन वाला। जी हाँ, ट्विन इंजन कैरियर बॉर्न फाइटर जो कि स्टेल्थ के साथ आएगा, वो एयरक्राफ्ट बनाने वाला शायद चाइना दुनिया का पहला देश बन चुका है। चाइना ने उसकी पहली फ्लाइट को भी आयोजित कर लिया है और उसको जो संभावित नाम है वो J35 मिल सकता है। हालांकि इसको देखने में लगता है कि इसमें जो फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल किया गया है। ये कैटapult लॉन्च सिस्टम के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा। सतत ऐसा माना जा रहा है कि इसमें चाइना ने अपनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अब बड़ी बात यह नहीं है कि चाइना ने इसको उड़ाया है, बड़ी बात यह है कि चाइना ने पिछले 3 सालों में लगातार जो टेस्ट हैं अपने स्टेल्थ फाइटर के वो आयोजित किए हैं और अभी तक चाइना के एयरक्राफ्ट में एक बड़ी कमी देखी जाती थी, वो थे उनके इंजन। लेकिन अब चाइना इन एयरक्राफ्ट में माना यह जा रहा है कि अपना जो WS-10 इंजन है उसका इस्तेमाल कर रहा है, जो कि उसके स्वदेश निर्मित इंजन है। तो यहाँ पर हमको चाइना से एक चीज़ तो सीखनी चाहिए कि जो एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट है वो किस रफ्तार से होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी दुश्मन ऐसा काम कर देता है कि हम उसकी तारीफ़ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और चाइना ने जिस तरह से काम किया है अपने एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में वो काबिले तारीफ़ है और अब भारत को चाइना के इसी डेवलपमेंट से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि चाइना बहुत कम समय में इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि भारत बहुत पीछे है, लेकिन भारत को अभी अपनी कुछ कमियां हैं जिनमें सुधार करना पड़ेगा अगर भारत ये चाहता है कि समय से AMCA और तेजस मार्क 2 जैसे जो जेट्स हैं वो बन के तैयार हों। फिलहाल आपका इसको लेकर के क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी अगली अपडेट की बात करते हैं तो ये रशिया के ट्विन इंजन कैरियर बॉर्न फाइटर को लेकर के आ रही है। आपको याद होगा मार्च 2021 में रशिया ने अपने एक नए फाइटर को अनवील किया था जो कि मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से था और कहा जा रहा था कि ये जो सेमी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है वो रशिया का नया ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हो सकता है। हालांकि ये सेमी स्टेल्थ होगा या स्टेल्थ होगा इसको लेकर के अभी भी डाउट है, लेकिन मान लेते हैं अगर ये सेमी स्टेल्थ भी है तो इसकी डिज़ाइन काफ़ी हद तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो भारत का है उससे मिलती जुलती दिख रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब इसको जो इसका जो काम है वो शुरू हो चुका है और आने वाले समय में या 2025 तक इसके जो ट्रायल्स है वो आयोजित किए जाएंगे और इसको मुख्यतः रशिया के जो MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं उनकी नौसेना में उसको रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाना तय हुआ है। अब देखना यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर रशिया इसके डेवलपमेंटल जो टाइमलाइन है उसको कितना ज़्यादा स्ट्रेच करता है, क्योंकि आज तक रशिया Su-57 को भी बड़ी संख्या में खरीदने में असमर्थ रहा है और कहा यह भी जाता है कि अगर इसके डेवलपमेंट समय से पूरे हो गए तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारत जैसे देशों को भी ऑफर किया जाएगा जिनकी रशिया के साथ अच्छी खासी मित्रता है, लेकिन उसके लिए हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।